प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दर्शकों, बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बहुत आशावादी भी होते हैं और बहुत से लोगों को लगता है कि एस्ट्रोलॉजी से सब कुछ पता किया जा सकता है। लेकिन एक चीज को हमें अवश्य समझना भी चाहिए कि हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। बियॉन्ड द लिमिट प्रकृति ने किसी को भी वो शक्ति नहीं दी है जो वो सब कुछ चाहे वो कर सके, क्योंकि कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो प्रकृति ने अपने हाथ में रखी है। और इसीलिए किसी भी घटनाक्रम का एक आकलन किया जा सकता है, केवल इतना ही इंसान के वश में है। लेकिन वो घटनाक्रम कितना विशाल होगा, कितना फायदेमंद होगा या कितना नुकसानदेह होगा, इस चीज का जवाब प्रकृति नहीं देती है, ज्योतिष नहीं देती है, बल्कि उस वक्त किया गया फैसला, उस वक्त उठाया गया कदम ही उन सब की रूपरेखा तय करता है। इसीलिए जीवन को संभावनाओं का खेल कहा गया है। अब इसको जरा एक उदाहरण से समझते हैं। क्या रावण को यह पता था कि जिस माता सीता का वो हरण कर रहा है, उसका यह कृत्य एक दिन उसके परिवार के विनाश का कारण बनेगा? अगर ऐसा उसको पता होता तो क्या वो ऐसा करता? जबकि रावण तो स्वयं बहुत बड़ा विद्वान था, ज्योतिषाचार्य था। उसने तो यहां तक कि रावण संहिता भी लिखी थी, लेकिन फिर भी वो ये आकलन क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ग्रहों की परिस्थितियां उसको पता थी कि आने वाला समय उसके लिए विकट है, लेकिन उसने कभी भी अपने एक्शन को उस अनुसार नहीं लिया कि उसको ऐसे परिणाम ना मिले। क्योंकि प्रकृति जब किसी को कोई दंड देती है तो उसकी मति पहले ही भ्रमित हो जाती है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। क्या युधिष्ठिर को यह पता था कि जिस द्रुत क्रीड़ा में वो शामिल हो रहा है, वो द्रुत क्रीड़ा उसके परिवार के अपमान का कारण भी बनेगी और महाभारत जैसे युद्ध की नींव भी उसी समय पर रखी जाएगी? उनको नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद वो कदम नहीं उठाते। लेकिन एक समय विशेष में उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसका परिणाम यह हुआ कि इतनी बड़ी महाभारत लिखी गई। हिरण्याकश्यप का उदाहरण लेते हैं। बार बार उसने प्रहलाद को मारने का प्रयास किया और बार बार प्रकृति ने प्रहलाद को बचाया, लेकिन फिर भी हिरण्याकश्यप को यह समझ में नहीं आया कि जिस प्रहलाद को मारने की कोशिश कर रहा है, यदि प्रकृति उसके साथ है और फिर भी यदि वो उसके खिलाफ रहा तो एक दिन प्रकृति उसका विनाश अवश्य कर देगी। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं जब इंसान कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसके कारण से आने वाले समय के अंदर उसे बहुत ही विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और यही कुछ घटनाक्रम इस समय इस संसार में हो चुका है और अब जो आने वाले समय में होगा, इसकी कल्पना आप और हम आज नहीं कर सकते। क्योंकि दर्शकों, ब्रह्मांड में काल सर्प योग बना, ये हमको भी पता था और इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोगों को भी बताया। और यह भी पता था कि इस समय पर परिस्थितियां विकट अवश्य होंगी, लेकिन इन परिस्थितियों को इतना विकट बना दिया जाए कि जिसके परिणाम आने वाले समय तक, बहुत लंबे समय तक देखने को मिले, ऐसी कल्पना शायद हम लोगों ने भी नहीं की थी। यानी कि रशिया यूक्रेन पर हमला करे, उस पर छोटी मोटी सैन्य कार्रवाई करे, उसे डराने का प्रयास करे, यहां तक तो ग्रहों की परिस्थिति का आकलन ठीक है, लेकिन यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश, उसे बर्बाद करने की कोशिश और इतनी भीषण सैन्य कार्रवाई, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। क्योंकि परिस्थिति तो बनी है, लेकिन उस परिस्थिति के अंदर यदि छोटी मोटी सैन्य कार्रवाई होती तो आने वाले समय के अंदर इस समस्या का समाधान भी होता
और परिस्थितियां विकराल नहीं होती। लेकिन अब जो हो चुका है कि आने वाले समय के अंदर विश्व युद्ध को नहीं टलने देगा। यानी विश्व युद्ध अवश्यंभावी है और होकर रहेगा, क्योंकि इस समय पर जो घटित हुआ है वो निस्संदेह निंदनीय है। अब इसको जरा एक उदाहरण से समझते हैं। हम कभी भी किसी आतंकवादी घटना को जब देखते हैं तो उसका प्रभाव उस देश की जनता पर भी पड़ता है, सरकार की मनोस्थिति पर भी पड़ता है, और आतंकवादी समूह के जो लोग होते हैं उनके मनोबल पर भी पड़ता है। यानी हर तरफ इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कोई आतंकवादी घटना होती है तो आतंकवादी समूह का तो हौसला बुलंद होता है कि उन्होंने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया, और जिस जगह वो घटना घटित होती है उस जगह के लोग उस घटना से त्रस्त होते हैं, तो उनके मन में कुछ समुदाय विशेष के प्रति या आतंकवादी घटनाएं जो लोग कर रहे हैं उनके प्रति नफरत की भावना भी पैदा होती है। और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उनके मन के अंदर भी कुछ विशेष तरह की भावनाएं जन्म लेती हैं, जो आने वाले समय के अंदर उनके अंदर भी हिंसा की भावना को पैदा करती है। साथ ही सरकार के लिए भी उन परिस्थितियों को संभालना मुश्किल होता है। ये तो एक छोटी सी आतंकवादी घटना है, लेकिन जो वर्तमान में हो रहा है इसे हम किस दृष्टिकोण से देखें? इसे हम आतंक माने, सैन्य कार्रवाई माने, या क्या माने? दर्शकों, आतंकवाद की घटना में और सैन्य कार्रवाई में एक बहुत छोटा सा फर्क होता है। आतंकवादी घटनाएं जो लोग करते हैं उनके पास किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने की कोई संवैधानिक ताकत नहीं होती है। यानी वो ना तो किसी राष्ट्र, किसी सरकार के अंदर शामिल होते हैं, और ना ही किसी तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन करने की क्षमता उनके अंदर होती है। वो नियम कायदों को तोड़ करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस तरह की हिंसात्मक कार्रवाई करते हैं, उसे हम आतंकवाद कहते हैं। लेकिन जब किसी राष्ट्र, देश या महाशक्ति के पास में सैन्य कार्रवाई करने की ताकत होती है और वो कोई कार्रवाई करता है, तो उसे हम आतंकवादी घटना नहीं कहते, क्योंकि उस समय पर उनके पास में संवैधानिक अधिकार होते हैं। अब इसे सरल भाषा में समझें तो यदि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मार रहा है तो यह कानून का उल्लंघन है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का कोई अधिकार नहीं है, कानून उसे इजाजत नहीं देता है। लेकिन एक पुलिस वाला यदि किसी को मार रहा है तो संविधान उस पुलिस वाले को अधिकार देता है किसी को दंड देने का या मारने का। और आपने अक्सर ऐसा देखा भी है, पुलिस वाले डंडे बरसाते हैं, भीड़ पर उन्हें खदेड़ते हैं। यह संवैधानिक अधिकार कानून ने उन्हें दिया है। लेकिन यदि इसकी जगह पर कोई आम इंसान अगर लकड़ी लेकर के या लठ लेकर के लोगों को मार रहा है तो कानून उसको संरक्षण नहीं देता है। यानी एक संवैधानिक मर्यादा होती है दोनों घटनाओं के अंदर, अगर हम ध्यान से समझेंगे तो। इसी तरह से यदि मान लीजिए वही कानून की रक्षा करने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे और लोगों को प्रताड़ित करने लगे, तो फिर यहां पर समस्या विकट अवश्य होती है, और इसे हम फिर तानाशाही का रूप कहते हैं। इतिहास के अंदर भी ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया और उसके कारण से उस राष्ट्र को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वर्तमान के अंदर भी जो यूक्रेन के अंदर हो रहा है, निस्संदेह ये सैन्य कार्रवाई है, लेकिन ये अपनी मर्यादाओं को पार कर चुकी है। यानी जो घटनाक्रम बना है उसमें जिस तरह का एक्शन लिया गया है, निस्संदेह ये इतिहास की उन्हीं घटनाओं में से एक है जिसका उदाहरण मैंने आपको पूर्व में दिया था कि जब रावण ने गलती करी, युधिष्ठिर ने गलती करी, द्रौपदी ने गलती करी, दुर्योधन ने गलती करी, उन्हें उस समय पर इस चीज का एहसास नहीं था कि वो क्या गलती करने जा रहे हैं। इसी तरह से आज रशिया को भी यह नहीं पता है कि वो क्या गलती करने जा रहा है या कर चुका है। निस्संदेह इसके घातक परिणाम होंगे
और ये आने वाले समय के अंदर विश्व युद्ध का कारण भी अवश्य बनेगा, क्योंकि मानव त्रासदी के द्वारा मानवता को खंडित करके, आम नागरिक को मार करके, आम जनता के जिंदगी को बर्बाद करके कोई भी सैन्य कार्रवाई को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। और इस समय पर यूक्रेन के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वो अगले 50 साल भी अपने आप को खड़ा नहीं कर पाएगा। और उसकी स्थिति भी उसी अफगानिस्तान की तरह हो गई है जहां तालिबान का शासन हो चुका है, यानी कानून व्यवस्था कुछ ना रहे, परिस्थितियां ऐसी हो जहां पर कोई संवैधानिक सरकार ना हो और वो देश किसी और के हाथ की कठपुतली बन जाए। दर्शकों, इस वीडियो को यदि आप राजनीतिक चश्मे से देखेंगे या किसी और भी चश्मे से देखेंगे तो आपको हो सकता है मेरी बातें थोड़ी सी गलत लगे, लेकिन ग्रहों के आकलन पर जब आप इस बात को देखेंगे तो निसंदेह यहां पर भविष्य की एक बहुत बड़ी विनाशकारी लीला का अध्याय लिखने का कार्यक्रम हो चुका है। दर्शकों, किसी भी घटना के अंदर हो सकता है कुछ नीतिपूर्ण हो, कुछ अन्याय हो, ये एक अलग विषय है। जैसे रावण के पक्ष से देखेंगे तो उसने सीता का हरण किया, उसे वो जस्टिफाई करेगा। राम के पक्ष से देखेंगे तो उनके साथ अन्याय हुआ। सीता जी, माता सीता के पक्ष के आधार पर देखेंगे तो उसका एक अलग अध्याय देखने को मिलेगा। लेकिन बात उस घटना की है कि वो घटना रावण के कुल के विनाश का कारण बनी। ये बात सही है। गलत क्या है, सही क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उस घटना का प्रभाव आने वाले समय पर कितना बड़ा पड़ने वाला है और उसकी कीमत किन किन लोगों को चुकानी पड़ेगी। गलती रावण ने की, मरा मेघनाद भी, मरा अहिरावण भी, और रावण के सारे भाई, उसके पुत्र मारे गए। ये कोई छोटी घटना नहीं थी, हालांकि उनका कोई कसूर नहीं था, लेकिन रावण की गलती के कारण से उसका पूरा परिवार उसके विनाश का कारण बना। दुर्योधन के कारण से द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह सभी लोग मारे गए। हालांकि उनमें उनकी क्या गलती है, ये एक अलग विषय है, इस पर डिबेट हम अलग कर सकते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के कृत्य के कारण से प्रभावित सभी हुए हैं। इसी तरह से रशिया के इस एक्शन से निस्संदेह पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, और इसकी एक बहुत बड़ी कीमत इस विश्व को 2025 में चुकानी ही पड़ेगी, क्योंकि एक जहरीला बीज इस समय पर बोया जा चुका है और ऐसे कालखंड के अंदर बोया गया है जब ग्रहों की बहुत ही विषम परिस्थिति बन रही थी, और इसका परिणाम हम आने वाले समय में घटित होता हुआ अवश्य देखेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाला समय हमारी सोच, हमारी कल्पना उससे बहुत परे होगा। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे घटनाक्रम बदलेगा, ग्रहों की परिस्थितियां बदलेंगी, मैं उसका एक सटीक आकलन भी लेकर आप लोगों के सामने अवश्य आऊंगा। लेकिन वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति के आधार पर जो एक निर्णय हो चुका है उसके परिणाम गंभीर हैं, और इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने अवश्य लेकर आया। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।